वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज हम जम्मू कश्मीर की सियासत की एक बहुत अहम शख्सियत हैं। यहाँ के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रह चुके, इनकी कई पहचानें हैं। कैबिनेट मिनिस्टर भी कैबिनेट नहीं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं। और हमारे जो दर्शक हैं, हालांकि ब्रेकिंग न्यूज़ में न्यूज़ लॉन्ड्री इस तरह से नहीं रहता, फिर भी एक छोटी सी खबर है कि हम जब ये इंटरव्यू करने जा रहे हैं, इससे थोड़ी देर पहले अवामी इत्तेहाद पार्टी, जो कि इंजीनियर रशीद की पार्टी है, उनकी पार्टी से एक उम्मीदवार जो पुलवामा से थे, इकबाल मोहम्मद सूफ़ी, मेरे ख्याल से मैं उनका सही नाम ले रहा हूँ, वो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बस नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। तो बहुत स्वागत आपको, कंग्रेचुलेशन उमर अब्दुल्ला साहब, और न्यूज़ लॉन्ड्री पर से बात करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मेरा एक सवाल आपसे थोड़ा सा, ये जो इलेक्शन चल रहा है उसमें आपकी उम्मीदें क्या हैं इस इलेक्शन से? जनाब, मुझे नहीं लगता है कोई सियासी तंजीम ऐसी है जो इलेक्शन लड़ने के वक्त में जीत की उम्मीद ना रखे। तो जाहिर सी बात है, हमारी उम्मीद ये है कि सबसे बड़ी पार्टी उभर के हम आए, और कांग्रेस के साथ हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है। इत्तेहाद के तौर पे हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके साथ। हमारी कोशिश है कि कांग्रेस के साथ मिलके हम वो मैजिक नंबर हाफ उसको क्रॉस करें, और हाफ से थोड़ा ज़्यादा क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने थोड़ी बहुत इसमें मैच फिक्सिंग की है। उन्होंने गवर्नर के ज़रिए 5 सीटें जो हैं वो रिज़र्व कराई, जिसमें कि एलजी साहब उनको नॉमिनेट करेंगे। तो जहां हम 0 से शुरू कर रहे हैं, बीजेपी 5 सीट से शुरू बीजेपी ने अपने आप को मुफ्त में 5 तो दे दिए हैं। तो हमें अब ये करना होगा कि पहले उन 5 को न्यूट्रलाइज करके फिर हमें आगे का देखना होगा। आपने बीजेपी के नज़रिए से एक बात कही और कांग्रेस के नज़रिए से एक बात कही, इन दोनों चीज़ों पर हमें बात करनी है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे अभी एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि एक शक शुबा थोड़ा सा था शुरुआत में इलेक्शन को लेकर आपके मन में। आपने कहा, और एक वो बयान काफ़ी वायरल हो गया कि भाई मैं ऐसा चुनाव क्यों लड़ूं जहां पर एलजी के ऑफिस के बाहर मुझे इंतज़ार करना पड़े एक पियोन का अपॉइंटमेंट कराने के लिए। तो लोगों के मन में ये एक मैसेज गया कि उमर अब्दुल्ला थोड़ा सा उनके मन में तय नहीं कर पा रहे हैं इस इलेक्शन को लेकर। नहीं, मैंने तो अपने मन में ये कोई छुपी बात नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ने के हक़ में नहीं था। मैं चाहता था कि पार्टी इलेक्शन लड़े, मैं पार्टी के कैंपेन को जो है संभालूं, लेकिन खुद ना लड़ूं। लेकिन ऐसा हुआ कि कई सारे लोग मैसेजेस के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, या कहीं अगर मुझसे उनकी मुलाकात हुई, ऐसे भी लोग नहीं हैं जिनको मतलब मैं जानता था या मेरी उनके साथ कोई वाकफ़ियत थी, वो उन्होंने मुझे आमतौर पे एक सवाल पूछा। कहा, ना ठीक है, आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे, आप इस असेंबली को नहीं मानते हो, आप कहते हो कि ये असेंबली आपके लिए नहीं है, तो फिर आप किस मुंह से हमसे इस असेंबली के लिए वोट मांगोगे? अगर ये असेंबली आपके लिए ठीक नहीं है तो हमारे लिए ठीक कैसे है? और मेरे लिए इस सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास। मैं आज भी मान के चलता हूँ कि ये असेंबली वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं। अच्छा। इस असेंबली में वो इख्तियारात नहीं हैं जिन इख्तियारात का हमें हक़ है। लेकिन ये असेंबली वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत अहम कदम है, क्योंकि बार बार हमें ये आश्वासन दिया गया है, हमें ये यकीन दिलाया गया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिल जाएगा। पूरा पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने डोडा में तकरीर की। आज होम मिनिस्टर साहब उसी इलाके में 2-3 प्रोग्रामों को खिताब कर रहे थे, और बार बार उन्होंने ये कहा है कि रियासत का जो दर्जा हमें मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, असेंबली भी अपग्रेड होगी। तो कम से कम ये इलेक्शन जो है एक शुरुआत है। आपको लगता है कि यहाँ से आगे बढ़ के रास्ता जाएगा फुल स्टेटहुड का? वो तो जाना ही है, वो तो जाना है। तो फिर 2 सीटों से क्यों लड़ने का उसके लिए तो एक अलग कहानी है, क्योंकि वो कहानी ये है कि मेरे पीछे इन्होंने पता नहीं ये किसकी कोशिश है, ये किसके हवाले से की जा रही है,
लेकिन जेल से ये लोग लाते हैं मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए। ये और जब पहली बार हुआ बारामूला के पार्लिमानी इलेक्शन में, मैंने इसका कुछ मतलब अजीब नहीं समझा, क्योंकि जिस शख्स ने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा और जो फिर जाके जीत गया, उसने पहले भी वहाँ से पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने की कोशिश की 2019 में जी। वो 2-3 बार उस इलाके मतलब नॉर्थ कश्मीर से एक चुने हुए नुमाइंदे भी रहे हैं असेंबली में, तो उनका वहाँ से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना कोई अजीब बात अपने आप में थी नहीं। लेकिन जब मेरा गांदरबल के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेरा नाम ऐलान किया कि मैं वहाँ से लड़ूंगा, तो अचानक खबर आनी शुरू हुई कि एक सर्जन बरकती साहब, जिनके कागज़ साउथ कश्मीर के एक कॉन्स्टिट्यूंसी से रिजेक्ट हो गए थे, वो अब गांदरबल आके मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। और ये बात मेरी समझ में आई नहीं, क्योंकि उनका गांदरबल से कोई खास लेना देना नहीं। आखिरकार जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं, इन 90 सीटों में उनको सिर्फ यही एक सीट नज़र आई जहां वो कागज़ भरने के लिए आए। तो मैंने अपने साथियों से मशवरा किया 2-3 से, मैंने कहा ना मैं इसको साबित करना चाहता हूं कि ये कोई मतलब कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक मतलब साजिश के तहत की जा रही है। तो आपको लग रहा है कि ये कहीं न कहीं कुछ पीछे से कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देखिए आप मुझे समझाइए, पॉपअप कर रही हैं। अच्छा चलिए, गांदरबल से उसने कागज़ भरे, ठीक है, मैंने उस पर फिर तय किया कि मैं दूसरी सीट से अब कागज़ भरूंगा, लेकिन मैं उस सीट का ऐलान नहीं करूंगा लास्ट मोमेंट तक। जब तक मैं डीसी के दफ्तर में नहीं जाता हूँ तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं किस सीट के लिए कागज़ भर रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने 2019 में बीरवा से इलेक्शन लड़ा था और वहाँ से मैं एमएलए बना, तो शायद बरकती साहब और उनके जो एडवाइज़र्स हैं उनको लगा कि मैं बीरवा से इलेक्शन लड़ूंगा अपनी दूसरी सीट। उन्होंने बीरवा की तैयारी की। मैंने बड़गाम की तैयारी की थी, लेकिन मैंने बताया नहीं था किसी को। तो सर्जन बरकती साहब गलती खा गए, वो अब बीरवा से इलेक्शन लड़ रहे हैं और मेरे कागज़ जो हैं वो बड़गाम से मंजूर हुए। लेकिन इतना तो मुझे पता चला कि ये शख्स जो हैं ये मेरे पीछे किसी न किसी एक वजह, मतलब कोई ना कोई वजह है कि उनको मेरे पीछे लगाया हुआ है। तो ये जम्मू कश्मीर की सियासत है जिसमें दांव पेच है, उसकी एक हल्की सी इसमें झलक है, इशारा है। थोड़ा सा एक सीरियस नोट पे मैं समझना चाहूँगा, क्या इंजीनियर रशीद की जो एंट्री हुई है जिस तरीके से, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर उमर अब्दुल्ला के अंदर किसी तरह की चिंता है, किसी तरह का तनाव है, बेचैनी है? चिंता नहीं है, बेचैनी नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन हम नज़र लगाए ज़रूर बैठे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने उन्हें इतना सीरियसली नहीं लिया जितना हमें लेना चाहिए था। उनके इलेक्शन कैंपेन का हमने कहीं पे भी जवाब नहीं दिया, मुकाबला नहीं किया, हमने उनको खुली छूट दी। कहीं पे भी उन्होंने जिन मुद्दों पे वोट मांगे, तो क्या इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा? अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अगर हमने खुल के उनका विरोध किया होता कैंपेन में तो नतीजे अलग होते ना, क्योंकि वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा, वोट एक तो वो और एक सिंपैथी फैक्टर। आई मीन वो जेल में बंद थे, बेटे उनके वहाँ इलेक्शन कैंपेन के दौरान कह रहे थे कि बाप को फांसी से बचाना है, वोट दो। हालांकि जिस इल्ज़ाम में वो गिरफ्तार हैं उसमें फांसी सज़ा है ही नहीं, तो इनको फांसी कभी लगनी ही नहीं थी। लेकिन उसके साथ साथ फिर ये कैंपेन की मेरे बाप को जेल से निकालना है तो वोट दो। इन चीज़ों का इलेक्शन के दौरान मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल था और वैसे हमने कोशिश भी नहीं की। इस बार वो हम गलती नहीं करेंगे। इस बार आपको बाहर आके वोट मांग रहा है, अंदर से तो वोट मांग नहीं रहा। अदालत ने उन्हें 20 दिन की इजाज़त दी कैंपेन करने की। तो अब हम जम के जो है कम से कम अपनी बात रखेंगे, और वो भी मतलब खुल के नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मुकाबला कर रहा है। वो मैं उसकी तकरीरों में मैं खास बीजेपी का जिक्र होते हुए नहीं सुनता हूँ। मतलब जम्मू कश्मीर के हवाले से वो बात करता है तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाता है। तो ठीक है, वो हमें निशाना बनाता है, हम भी उससे सवाल पूछते हैं। उमर, मेरी उनसे बात हुई, उनका एक बहुत सीरियस उसमें आरोप ये लगाया उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, खासकर उमर अब्दुल्ला के ऊपर, कि आप लोगों की बीजेपी के साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है बनिस्बत उनके, क्योंकि आप लोग 2 साल के अंदर बाहर आ गए, जब 370 के बाद आप लोग अपने घर में नज़रबंद रहे, उसको जेल जाना पड़ा। जिस तरह वो अदालत के ज़रिए आए, हम भी अदालत के ज़रिए आए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे ऊपर इस तरह का केस नहीं था जिस तरह उसके ऊपर है। और अगर आप देखें तो आज भी UAPA के तहत बेल हासिल करना लगभग नामुमकिन है।
बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको यूएपीए के तहत बेल दी गई है। ऐसे शख्स हैं जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी सुनवाई शुरू होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला होगा। पिछले मतलब चंद महीने पहले जिन लोगों ने पार्लियामेंट में नाराबाजी की थी और वो स्मोक कैनिस्टर्स छोड़े थे, वो आज भी यूएपीए के तहत बंद हैं। उन्हें नाराबाजी के लिए जो है बेल नहीं दी जा रही है। तो इंजीनियर रशीद साहब का इस तरह बाहर आना ये कोई अपने आप में मामूली बात नहीं है। पॉलिटिक्स से हटाकर भी देखें जो ये यूएपीए है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मैंने जितने भी लोगों से बात की उनके लिए बड़ी ज़्यादा चिंता की बात है। आप उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, हो सकता है आने वाले इलेक्शन के बाद आप यहाँ मुख्यमंत्री बने, तब इस तरह की इस लड़ाई को, क्योंकि ये पॉलिटिकल लेवल पे तो लड़ी जा रही है भाई, उसके शिकार हो सकता है आज इंजीनियर रशीद हो, कल कोई और हो, लेकिन आम लोगों के बीच में भी इसके बहुत सारे लोग शिकार हैं। तब आप यूएपीए जैसे कानूनों की लड़ाई कैसे लड़ने के वो? इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना होगा। आज यूएपीए को जो है एक आम कानून की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब इल्ज़ाम जो हैं वो बिल्कुल मतलब कमज़ोर इल्ज़ाम है, कोई ख़ास उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन पे यूएपीए लगता है। आज फेसबुक के एक लाइक पे जो है यूएपीए के तहत लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। ये इस कानून का मकसद नहीं था। इस कानून को आज इस्तेमाल किया जा रहा है डराने और धमकाने के लिए। मैं मानता हूँ कि मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ वार किया हो, जंग किया हो, जिन्होंने मुल्क को ख़तरे में डाला हो, उनके लिए तो ठीक है, इस तरह का कानून जो है वो लाजमी है। लेकिन जिस तरह उसको यहाँ के नौजवानों के लिए ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है वो अपने आप में गलत था। इसी से जुड़ा एक और सवाल, फिर हम अगले विषय पर दूसरे टॉपिक्स पे जाना चाहेंगे। आपकी अपनी जो पॉलिटिक्स की स्टाइल रही उससे बहुत अलग नज़रिए से इस बार आपने एक चीज़ की है और आपने गंदरबल में टोपी उतार दी और कहा कि मेरी इज्जत आपके हाथ में। कहीं आपके मन में किसी तरह का डर या चिंता है? नहीं, डर चिंता नहीं ना। देखिए, लोग मालिक हैं जी। मेरे दादा हमेशा कहते थे कि सरदारी आवाम का हक है, लोग फैसला करते हैं ना, अब हम उनके खादिम हैं। अगर हम सही अंदाज में उनसे वोट ना मांगें तो ये मतलब अपने आप में एक गलती है। अगर हम ये समझें कि ना हम वोट के हकदार हैं और लोगों के पास और कोई चारा नहीं है बजाय हमें वोट देने के, तो मुझे लगता है ये वोटरों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैंने सिर्फ उनसे एक नए अंदाज में और एक नए तरीके से वोट मांगे और कुछ नहीं। आपने बहुत साफगोई से बात कही दी। बीजेपी के मुद्दे पर आते हैं। एक बार यहाँ पर ये आपने कहा कि वोट को बंटने नहीं देना है, आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाएं, जागरूक रहें। आपका इशारा इन्हीं तमाम तंजीमों की तरफ है जो जमात इस्लामी हो सकती है, उसमें इंजीनियर रशीद की पार्टी है। बीजेपी को इतने बड़े ख़तरे के तौर पर आप दिखा रहे हैं और पलट के आपके ऊपर एक सवाल आता है कि आप तो खुद भी पास्ट में रह चुके हैं बीजेपी के साथ, तो हम एनडीए के हिस्सेदार रहे हैं। हाँ। लेकिन उस हुकूमत और इस हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। उस हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के बारे में जब बात की तो इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के दायरे में बात की। वाजपेयी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने सरहद पे जाके ये कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। वाजपेयी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने श्रीनगर मुजफ्फराबाद का रास्ता खोल के यहाँ बस की सर्विस शुरू की। उसके अगर आप बरक्स देखें तो ये वो हुकूमत है जिसने इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत किसी चीज़ को जो है मौजूद नहीं रखा। जो 5 अगस्त को हुआ वो हम भूले नहीं। जो रास्ते वाजपेयी साहब ने खोले थे वो इस हुकूमत के दौरान बंद किए गए। गिरफ्तारियां बेशुमार। तो उस बीजेपी और इस बीजेपी में फ़र्क है। और मैं ये भी कहूँगा कि चले ना, हमारी इतनी तो हिम्मत थी कि हम खुल के बीजेपी के साथ आए। ये लोग खुल के क्यों नहीं आते? मतलब पीछे पीछे से मदद क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो मतलब हमारे कहने में कुछ तो सच है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर यहाँ गवर्नमेंट बनाने के हवाले से बात करते हैं, वो कहते हैं ना अगर हमें सीटों की कमी पड़ेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलावा हम किसी और के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मतलब कि अगर इंजीनियर रशीद को सीटें आईं, अगर डीपीएपी गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी को सीटें आईं, अगर अपनी पार्टी को सीटें आईं, अगर आज़ाद उम्मीदवार जिनमें ये आपके जमात इस्लामी शामिल हैं, हम उनके साथ भी हुकूमत दल बनाने के लिए तैयार हैं। आपने पीडीपी का नाम नहीं लिया?
ना पीडीपी का तो हमें अभी भी हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अच्छा। पीडीपी कहने के लिए तो कहती है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन बिल्कुल इसी तरह की बात उन्होंने 2014 में भी की थी। 2014 में पीडीपी ने एक ही नारे का इस्तेमाल किया था, एक ही स्लोगन था उनका कि बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी को वोट देना ज़रूरी है। उन्होंने जगह जगह जाके कहा कि देखिए ना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, इनका पुराना रिश्ता बीजेपी के साथ है, उमर अब्दुल्ला वाजपेयी के साथ हुकूमत में शामिल थे, इन पे आप भरोसा कर नहीं सकते हो, आप पीडीपी को वोट दो ताकि हम बीजेपी को बाहर रखें। और वही पीडीपी वाले 28 सीट लेके फिर बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। इस बार भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि अगर लोग उनको वोट दें, वो वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र नहीं होगा। मैं एक थोड़ी सी अपनी जानकारी के लिए, शायद लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, जब 2018 में इनकी सरकार गिर गई पीडीपी बीजेपी की, और 6 महीने बाद उसमें प्रेसिडेंट रूल आया, इस बीच में क्या आपने बीजेपी के साथ या किसी और पार्टी के साथ मिलकर एक हमने पीडीपी और कांग्रेस के साथ एक कोशिश की थी। बीजेपी के साथ की थी? बीजेपी के साथ हमारी कोई कोशिश नहीं की आपने? ना, हमने पीडीपी और कांग्रेस के साथ अल्ताफ बुखारी को उस वक्त मुख्यमंत्री वज़ीर आला बनाने की कोशिश की, लेकिन आपको याद होगा सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर थे और उनका अचानक फैक्स मशीन खराब गया था। बस वही 1 घंटे के लिए फैक्स मशीन उनका ख़राब रहा और अल्ताफ बुखारी साहब की चिट्ठी उन तक पहुंची नहीं तो क्या पता जम्मू कश्मीर के हालात क्या होते। तो बीजेपी के लिहाज से एक आखिरी सवाल, क्या उमर अब्दुल्ला आज ये बात, जब पोस्ट पोल सिनेरियो की हम बात करते हैं, तब उसके लिए कश्मीर की आवाम से को ये भरोसा दे सकते हैं कि कोई भी पोस्ट पोल सिनेरियो जो बनेगा उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाएगी? पोस्ट पोल की ज़रूरत उनको पड़ती है जिन लोगों ने प्री पोल किया ना हो। हमने जानबूझ के कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस किया है ताकि लोगों के दिलो दिमाग से हम ये शक व शुबा निकालें। हमने कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस करके बीजेपी के लिए वो दरवाज़ा बंद कर दिया है। कोई संभावना नहीं है? हमने कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस किया ना, अब हम अगर पोस्ट पोल बीजेपी के साथ अलायंस करने की संभावना, आप बहुत साफगोई से बात करने के लिए जाने जाते हैं, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम बीजेपी के साथ, अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर हमें बीजेपी के साथ जाना होता या अगर हम बीजेपी के लिए दरवाज़ा खुला रख रहे होते, हम कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस करते नहीं। ठीक बात। हमने हमने कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस इसलिए किया क्योंकि हम लोगों को ये बताना चाहते थे कि हम ही लोग हैं जो कल को बीजेपी की मदद नहीं करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये वो कश्मीर नहीं है जिसमें आपने शासन किया है, और 370 आज नहीं है, फुल स्टेट का दर्जा नहीं है, जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर नहीं, इसमें लेह लद्दाख नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं 10 साल के बाद जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। उस हालात में एक जो ऑटोनॉमी का मुद्दा होता था, खुद मुख्तारी की बात यहाँ होती थी, और सेपरेटिज़म के जो बातें थी, जो इश्यूज़ थे, जो इमोशनल एक अटैचमेंट था, वो सारे मुद्दे हैं, ख़त्म हो चुके हैं या किसी रूप में एग्जिस्ट करते हैं? सेपरेटिज़म की अगर हम बात करें तो खुल के उस पर कोई बात नहीं कर रहा आजकल। अगर कोई मतलब बंद कमरे में बात कर रहा हो जी, उसकी जानकारी मेरे पास है नहीं। जहाँ तक आइन के अंदर या आइन के हवाले से बात की हो जी, उस चीज़ को नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जो है हम दोहराते रहते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे साथ जो 5 अगस्त को हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हम लोगों को ये धोखा भी नहीं दे रहे हैं कि हम जो हमारे साथ हुआ है या जो हमारे से छीना गया, चाहे वो 370 हो, हमारा झंडा हो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसको हम रातों रात वापस लाएंगे या इस असेंबली के ज़रिए लाएंगे या इस मोदी साहब के इस तीसरे टर्म के दौरान लाएंगे। हम लोगों को ये कहते हैं ना कि इसमें वक्त लगेगा, दिल्ली में हुकूमत बदलनी होगी, दिल्ली में हमें सोच बदलनी होगी, एक नई हवा वहाँ कायम हो तभी ये मुमकिन होगा, और क्या पता इसमें कितना टाइम लगेगा। एक तो और फारूक अब्दुल्ला साहब भी कहते हैं कि हो सकता है 100 साल तक हमें इसके लिए लड़ना पड़े, लेकिन चांसेस के नज़रिए से देखें अगर तो 370 की बात आपने कही, कांग्रेस पार्टी के साथ आपका अलायंस है, लेकिन इस मुद्दे पर लगता है कि ये एक बेमेल अलायंस है, क्योंकि आपका सीधा सीधा मामला साफ है कि हमें 370 चाहिए, चाहे जब भी जिस तरह से मिले। कांग्रेस पार्टी का कोई इस पर साफ रुख नहीं है। ठीक है ना, हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि कांग्रेस हर चीज़ पे हमारे साथ जो है राज़ी हो या अग्री करें। तो कुछ चीज़ें हैं जो फ़िलहाल वो अलग, उनकी सोच अलग होगी, कोई बात नहीं ना। अब
आज भी मुल्क में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कम से कम 370 के मामले में या जम्मू कश्मीर का जो खसूसी दर्जा था उस मामले में हमारे साथ और उनकी सोच मिलती जुलती है। आगे जाके देखते हैं ना अब क्या हालात बनते हैं। आपको उम्मीद है इस मामले में लेके? उम्मीद तो साहब हम जिंदा रखेंगे, मुद्दा जिंदा रखेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। अलायंस का को लेकर ये भी एक चीज़ नज़र आई कि बहुत स्मूथ अलायंस नहीं था। एक एक्स प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने बयान ही दे दिया कि ये एनसी के खिलाफ, तो सब कुछ ठीक ठाक है। 90 सीटों में अगर एक कांग्रेस का उम्मीदवार थोड़ा सिरफिरा हो जाए, हाँ नहीं थे तो उसको शायद उसी बात का गिल्ला था, नाराज़गी उसको अपनी पार्टी से थी, लेकिन निकाला उन्होंने हमारे ऊपर। इलेक्शन से चंद दिन पहले उनको पीसीसी प्रेसिडेंसी से हटा के उनकी जगह किसी और को रखा। वो अब अपने लीडरशिप के बारे में तो कुछ कह नहीं सके, तो उन्होंने निशाना हमें बनाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ा खामोश हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो खुद की पार्टी है उन्होंने उनके इस बयान को पसंद नहीं किया। लेकिन अगर आप देखें हमारे लिए यहाँ पे प्री पोल अलायंस का कोई ख़ास तजुर्बा है नहीं। हमने इससे पहले अगर प्री पोल अलायंस किया तो 86-87 के दौरान किया, उसके बाद किया नहीं। तो ये लगभग कांग्रेस के साथ ही था, तभी कांग्रेस के साथ था। उसके बाद हमने कोई प्री पोल अलायंस यहाँ पे किया नहीं है। 96 में चंद सीटों पे शायद मायावती जी की पार्टी बीएसपी के साथ हमारा एक अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन उसके अलावा नहीं। तो आज 90 सीटों पे अचानक एक एग्रीमेंट करना इतना आसान था नहीं। लेकिन उस बात के बावजूद अगर आप देखें 5-6 सीटों के अलावा हर सीट पे जो है हम एक मिलके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। डिवाइड हो चुका है सीटों का, ठीक तरह से हुआ। अगर इसी तरह देखें हरियाणा का हाल देखिए ना, वहाँ पे भी 90 सीटें हैं, वहाँ पे भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कोशिश की, इस बात के बावजूद कि दिल्ली में उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन मिलके लड़ा। हरियाणा में 90 सीटों पे वो अग्री नहीं कर पाए और आज एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने 87 वाले इलेक्शन का जिक्र किया। कश्मीर के बारे में कोई बात होती है तो बिना पास्ट की बात हुए आगे बात बढ़ती नहीं है। 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ कहें या मुकाम थे यहाँ की पॉलिटिक्स में जो बार बार आती है। आपकी पार्टी, फारूक अब्दुल्ला साहब भी लगातार कहते रहते हैं कि एक वो मुकाम था जब रबिया सईद के बदले में टेररिस्ट को छोड़ा गया, फिर IC 814 के बदले में छोड़ा गया। वो नहीं करना चाहिए था, इसकी वजह से कश्मीर में सेपरेटिज्म और टेररिज्म को हवा मिली, उसको बढ़ावा मिला। क्या ये पूरा सच है? पूरा सच मतलब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या फारूक अब्दुल्ला साहब 87 की बात नहीं करते। देखिए मिलिटेंसी की शुरुआत तो इन दोनों इनसे नहीं हुई। आप ये मानते हैं? मिलिटेंसी की शुरुआत उससे पहले हुई। हाँ। और कुछ लोग 1987 को इलेक्शन को इसके लिए कसूरवार ठहराते हैं। मैं वही वो ठीक है ना, वो उनकी व्यक्तिगत राय है। आपको क्या कहना है इस पर? क्योंकि अल्टीमेटली इसके बेनिफिशियरी तो एनसी थी। नहीं ठीक है, लेकिन मैं उस जगह बैठा नहीं हूँ जहाँ मैं इसका एक इम्पार्शियल आपको राय दे सकूँ। आखिरकार इल्ज़ाम मेरी तंजीम के खिलाफ, मेरे वालिद साहब के खिलाफ लगते हैं, लेकिन मुझे अजीब ये लगता है कि 87 की बात बाकी करें तो मुझे कोई मतलब उसमें कोई हैरानगी लगती नहीं है, लेकिन जब PDP वाले इसकी बात करते हैं तो मुझे अजीब लगता है। क्योंकि अगर फारूक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो PCC के सदर थे। तो अगर 1987 के इलेक्शन में कुछ हुआ, अगर उसके लिए फारूक साहब जिम्मेदार हैं तो उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है, उसके लिए मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब भी जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने अपने आप को कैसे मतलब अचानक वो दूध के धुले हो गए और कौन सी उन्होंने गंगा में डुबकी मारी के इल्ज़ाम फारूक साहब पे लग सकता है, लेकिन उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगता। अगर फारूक साहब 87 के लिए कसूरवार हैं और कुछ हुआ तो उसके लिए फिर बराबर के शरीक मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब भी हैं उसमें। बिल्कुल। गुपकर अलायंस पे थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्यों उस तरह से काम नहीं कर पाया, फेल क्यों हो गया? एक तो गुपकार अलायंस सीट शेयरिंग का या इलेक्शन लड़ने का अलायंस नहीं था। हम एक बड़े मतलब पर्पस के लिए लड़ रहे थे, कुछ हद तक उस पर्पस को एक धक्का लगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से। लेकिन अगर आप देखें पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान यहाँ अब 5 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख की सीट अलग हो गई है। उन 5 सीटों में 3 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट थे, 2 पे बीजेपी के। अब किसी भी सीट शेयरिंग अरेंजमेंट में आप अपनी सिटिंग MPs या सिटिंग सीट को आप कुर्बान नहीं करते हो। अब हमने कांग्रेस को ये कहा, देखें हमने कहा ना ये 3 सीटें पहले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, इन पे हम लड़ेंगे।
जो बाकी की 2 सीटें हैं जिन पे बीजेपी कामयाब हुई थी 2019 में, वो हम कांग्रेस के पास छोड़ देते हैं। आप फैसला करिए, आपने दोनों पे लड़ने हैं, आपने एक पीडीपी के लिए छोड़ना है या दोनों पीडीपी को देने हैं। वो कांग्रेस तक था, कांग्रेस ने वहाँ दोनों सीटों से खुद लड़ने का फैसला किया। उस दौरान मैंने कांग्रेस के जिनके साथ हमारी बात चल रही थी, सलमान खुर्शीद साहब, मैंने सलमान खुर्शीद साहब से कहा, मैंने कहा आप देखिए, इस इलेक्शन के दौरान कांग्रेस के साथ मतलब पीडीपी के साथ कोई गुंजाइश थी नहीं सीट शेयरिंग की, लेकिन अगर वो इंडिया ब्लॉक की मदद करते हैं पार्लियामेंट इलेक्शन में तो ज़रूर हम उनके साथ फिर असेंबली के लिए जो है एक सीट शेयरिंग अरेंजमेंट के तहत हम तीनों पार्टियां मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। पीडीपी को जाहिर सी बात है ये बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने कश्मीर की 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से तीनों बुरी तरह से हारे, और जम्मू में भी उन्होंने कोई खास कांग्रेस की मदद की नहीं। उसके बाद भी जब पार्लियामेंट के नतीजे निकले तो लगातार उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही निशाना बनाया, और हम उनके साथ कोई मतलब मिलके इलेक्शन लड़ने के फिर काबिल रहे नहीं। आपने लोकसभा इलेक्शन के नज़रिए से आप इस बात को अच्छे से बहुत एक्सप्लेन किया, पर बीच में डीडीसी के इलेक्शन भी हुए थे और उस समय ये सुगबुगाहट, ये बातचीत चली थी कि शायद गुपकार अलायंस मिल के लड़ेगा। उसमें भी आरोप ग्राउंड लेवल पे इतना कामयाब नहीं रहा जितना हम चाहते थे। हाँ, लेकिन सजाद लोन ने आरोप लगाए। हम पीडीपी के खिलाफ आरोप लगा सकते हैं, पीडीपी हमारे खिलाफ आरोप लगाएगी। अब जो कि वे दो बड़ी पार्टियां सूट ही नहीं छोड़ रही थी। मतलब बडगाम जिले से डीडीसी का चेयरमैन बना, हालांकि वो सीटें बीरवा की नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई थी डीडीसी पोल्स के दौरान, लेकिन पीडीपी का उस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे खिलाफ मैदान में उतरा। तो मतलब एक इतना भी स्मूथ नहीं था जितना हम चाहते थे। मेरे आखिरी 2 सवाल अब हैं सब। एक तो पिछले 5 साल में यहाँ पर एलजी का राज है, यूटी है, और वहाँ पर केंद्र अपना राज कर रही है। एक बड़ा सेंटिमेंट जो हमारी समझ में आया यहाँ पर बनकर उभर रहा है कि बाहरी लोग कश्मीर पर राज कर रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेसी में बाहरी लोग हैं और जो राजभवन में लोग हैं वो बाहरी लोग हैं। ये कितना बड़ा सेंटिमेंट है यहाँ पर, और क्या ये सच है? अलग अलग देश के बहुत अलग हिस्से हैं जहाँ पर हमने देखा कि लोगों को ये दिक्कत है कि गुजराती ठेकेदार घूम रहे हैं यहाँ पर, गुजराती गाड़ियाँ, उन्हीं को सारा काम मिल रहा है, उन्हीं को सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये तो एक छोटा सा रेजिमेंट अलग अलग जगहों पे हमने देखा। कश्मीर में वो कितना बड़ा मुद्दा है? यहाँ पर मुद्दा है, और सिर्फ कश्मीर में नहीं, जम्मू में भी। हाँ, यहाँ लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि सारे काम जो हैं बाहर के लोगों को सौंपे जा रहे हैं। यहाँ अगर दरिया से रेत निकालनी हो तो उसका ठेका भी बाहर से कोई आके ले लेता है। अगर हमारी माइनिंग है उसका ठेका कोई बाहर से ले लेता है। अगर यहाँ होटल है सेंटोर होटल, उस सेंटोर होटल को चलाने का भी अब कॉन्ट्रैक्ट किसी बाहर वाले को दिया हुआ है। पहलगाम क्लब वो किसी बाहर वाले को देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो जेके टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हट्स हैं, यही हाल है। हमारे एलजी साहब जो हैं उनके पैर ज़मीन पे कभी पड़ते नहीं हैं, वो मतलब लोगों से मिलते नहीं। अब जो आप पीछे से ये सायरन की आवाज़ सुन रहे हो, ये एलजी साहब के लिए रास्ता बंद करने के लिए है ताकि वो ट्रैफिक में उसकी गाड़ी ना रुके। आम तौर पे दिल्ली मेरा आना जाना रहता है, मैंने देखा जब प्रधानमंत्री के लिए रास्ता बंद हो जाता है तो 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं। यहाँ श्रीनगर में 20-25 मिनट से कम रास्ता बंद होता ही नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ज़्यादा हो वो ना, हाँ, थ्रेड परसेप्शन यहाँ ज़्यादा हो। अब हम लोग ट्रैफिक लाइट पे रुका करते थे ना, अब एलजी साहब को हमारे से ज़्यादा तो खतरा होना नहीं चाहिए। हम तो वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने 90 के बाद निशाना बनाया। सबसे ज़्यादा अगर नेशनल किसी पार्टी को जो है मिलिटेंटों ने मतलब बर्बाद करने की कोशिश की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सबसे ज़्यादा चुनाव में मुद्दा बनेगा, चुनाव में मुद्दा बनेगा ये बाहरी लोगों का जो कुछ हद तक तो मुद्दा है, लेकिन मुद्दे इतने सारे हैं कि किस पे फोकस करें। यहाँ महंगाई है, बिजली है, कोई ऐसा मतलब इशू नहीं है गवर्नेंस रिलेटेड जिस पे लोग आज ये कह सकेंगे कि ना हम कम से कम इन हालात से खुश हैं। ठीक बात है। एकदम आखिरी सवाल मेरा, और ये थोड़ा सा मीडिया के नज़रिए से भी मैं इस सवाल को आपसे जानना चाह रहा था। एक तरफ एक बड़ा हिस्सा है नेशनल मीडिया का, मैं कहना चाहूँगा, जो बाकी देश के हिस्से में कोई भी इशू बनता है, जब कोई भी मुद्दा कश्मीर में उठता है तो वो जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टियाँ, चाहे वो एनसी हो चाहे पीडीपी हो, उनको एक सर्टेन चश्मे से दिखाता है कि ये लोग सपोज एंटी इंडियन हैं या इस तरह की चीज़ें आती हैं। और एक दूसरा हिस्सा है वो यहाँ का है, वो इस नज़रिए से देखता है कि उमर अब्दुल्ला हैं या
कोई और पार्टी है जो भारत के साथ मिलकर उसके आइन के दायरे में काम करना चाहती है, ये लोग इंडिया के एजेंट हैं। इस दो अपोजिट व्यूज़ के बीच में काम कर पाना ये कितना चैलेंजिंग होता है अपनी तो होता ही है कैसे? चैलेंजिंग अब, और अफसोस भी होता है। देखिए आप, हम दोनों तरफ से फिर मार खा जाते हैं। वही मैं अगर समझना वही चाहता हूं, तो कैसे? अगर हम वाकई में एंटी नेशनल पार्टी होते तो हमें यहाँ तकलीफ नहीं होती। और अगर हम नेशनलिस्ट पार्टी हैं, जो कि मैं मानता हूँ हम हैं, हमें फिर जब बाकी मुल्क में गालियाँ पड़ती हैं तो दुख होता है। दुख इस बात का मुझे अपने लिए नहीं, मुझे दुख उन परिवारों के लिए, उन खानदानों के लिए होता है जिन्होंने इन 30-35 सालों में किसी को कुर्बान होते हुए देखा। मेरे साथी हैं जिनके मतलब उनके फादर, मदर, भाई, बहन, कोई ना कोई मिलिटेंसी का जो है शिकार हुआ है। कुछ ऐसे ख़ानदान हैं जो जहाँ 3-3, 4-4 लोग जो हैं उनको मिलिटेंसी का निशाना बनाया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अगर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया होता, उनको कोई नहीं छूता। लेकिन अब बहुत आसान हो गया ना बीजेपी के लिए ये कहना कि ना ये पाकिस्तान के इशारों पे चलते हैं ना। अब अगर हम पाकिस्तान के इशारों पे चलने वाले लोग होते, हम तो बंदूक आते ही उस तरफ चले जाते। हमने तो हमेशा जब बात की है तो मुल्क के आइन के दायरे के अंदर बात की। हमने कभी मतलब ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कि यहाँ मुल्क कमज़ोर हो। लेकिन ठीक है ना, अब ये जैसे मैंने कहा, ये बीजेपी और उनकी जो इकोसिस्टम है मीडिया की, ये एक हथियार ऐसा बन गया है जिससे ये हमें निशाना बनाते हैं। अचानक से आप मेरे दिमाग में एक और आखिरी में एक सवाल आ गया। आपने जिक्र किया कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के दायरे में एक समय बीजेपी बात करती थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, और आप उस सरकार का हिस्सा भी रहे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी, आपको क्यों कभी तो कुछ बात हुई होगी किसी लेवल के, क्योंकि आप लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में, किसी तरह का आपको क्यों नहीं फेथ होता कि हाँ हम इन लोगों के साथ भी मिलकर एक काम कर सकते हैं? ये वो बीजेपी या उस तरह के लोग क्यों नहीं लगा? उस तरह के लोग नहीं है पुरानी बीजेपी जैसा, आपको क्यों ऐसा लगा? मतलब उनका मतलब जम्मू कश्मीर के मतलब जो उनकी सोच है वो तो मतलब कौन सा उन्होंने जम्मू कश्मीर को कोई फ़ायदे का कोई ऐसा फ़ैसला लिया है? जब भी जम्मू कश्मीर के साथ उन्होंने कोई मतलब कोई सलूक किया है तो गलत सलूक किया है, मतलब लोगों को तंग किया है, परेशान किया है। और आज भी उसी नज़रिए से देखते हैं कि किसी तरह ना हमने यहाँ लोगों को दबाना है, लोगों से। अब चलिए हमें छोड़ दीजिए, हम तो जो है हम बेईमान हैं, कसूरवार हैं, सारा कुछ हमारा किया हुआ है। लेकिन पिछले 5 साल से बीजेपी ने यहाँ लोगों के साथ बात करने के लिए क्या किया ना? होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम जी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के ज़रिए नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ के यूथ से बात करेंगे। कौन सा ऐसा यूथ है ना जो उनके पास पहुँचा? सिर्फ वो लोग पहुँचे जिन्होंने बीजेपी की मेंबरशिप काटी है, जिन्होंने बीजेपी के इर्द गिर्द मतलब अपना एजेंडा चलाया है। आम जो जम्मू कश्मीर का नागरिक है उनके साथ तो मरकज़ ने कोई बात की ही नहीं है, उनको किसी फैसले में शामिल करने की कोशिश भी नहीं की। कभी ये बात सामने आई अब इन 5 सालों में हुई कि एक नया फ्रंट खुल गया टेररिज्म का, जो जम्मू कभी इस तरह की घटनाओं के लिए नहीं जाना जाता था? अभी तो उस फ्रंट पर खुला है, ये भी हैरानी की बात है ना। 370 के बाद ये कहा जा रहा था खत्म हो जाएगा, सब कुछ वो सही तो हो जाएगा, तो ये कैसे? वो तो कह रहे थे कि खत्म होगा, लेकिन नहीं हुआ ना। और मैं वही तो, बीजेपी वाले और बीजेपी की सीनियर लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर वगैरह, वो ये कहते हैं कि ना अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाले जीत गए, यहाँ टेररिज्म को बढ़ावा मिलेगा, अमरनाथ यात्रा पे हमले जो हैं वो दोबारा शुरू होंगे, हमें जो है ख़तरा होगा। लेकिन हमले तो इनके दौर में शुरू हुए। जम्मू को हमने 2014 तक पूरी तरह से मिलिटेंसी से मुक्त किया था, इस तरह के हमले देखने को नहीं मिल रहे थे। आज जम्मू का कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ हमले नहीं हो रहे हैं? आप चिनाब देखिए, पीर पंचाल देखिए, रियासी देखिए, ये कहते हैं कि हम अगर आएंगे तो यात्रियों पे हमले शुरू होंगे। अरे पिछले दिनों तो रियासी पे उस बस पे हमला हुआ जिसमें 10 यात्री जो हैं वो मारे गए। तो मिलिटेंसी इनके दौर में चलेगी या हमारे दौर में? ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम जम्मू में दोबारा हालात ठीक करें जिस तरह हमने 2014 से पहले किए थे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you.
Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.